नमस्कार, ज्ञानस्तर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वरुण शर्मा। हम लोग देखो अभी तक राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझी और हमने ठीक से समझा कि कैसे प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमने समझा कि एकल हस्तांतरणीय या फिर एकल स्थानांतरणीय संक्रमणीय पद्धति बोलते हैं उसको। तो हमने वोट कैसे, एक सिंगल वोट कैसे ट्रांसफ़र होता है, हम राष्ट्रपति के बारे में ये समझ रहे थे। दरअसल राष्ट्रपति को पढ़ने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि मेरी कोशिश ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए या कैसे भी प्रश्न आए तो आप उसको हल करने में कम से कम समर्थ हो, उस चीज़ को समझने के बारे में आपका ऐसा ना लगे कि ये चीज़ हमसे तो हमने पढ़ी नहीं है, छूती रह गई। तो कोशिश मेरी यही है। बाकी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने काम की चीज़ें इसमें से उठा सकते हैं। अगर कुछ मैं कॉम्पैक्ट कोई छोटी चीज़ पढ़ाऊँ, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रपति के बारे में और उसके चुनाव की प्रक्रिया में एकल हस्तांतरणीय या फिर एकल संक्रमणीय पद्धति बोलते हैं उसकी चुनाव की प्रक्रिया को। कुछ एग्जाम में ऐसे ही पूछा था कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसमें इतना ही काफ़ी है। अगर उस प्रक्रिया को भी आपको समझना है तो प्रक्रिया को भी समझा दिया गया ताकि आपसे कुछ छूटा ना रह जाए। तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश भी यही है कि कुछ भी छूटा ना रह जाए, सबका सब आपको बता दूँ जितना कुछ राष्ट्रपति के बारे में अभी तक पूछा जा चुका है या फिर आने वाले केसेस में संभावना हो सकती है। तो अभी हम राष्ट्रपति को पढ़ते हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कल में समझी थी और मेरी कोशिश थी आज मैंने ज़्यादा लिख रखा है, आपको बोल में समझा दूंगा। उसको आपको जहाँ जहाँ लिखना होगा थोड़ा थोड़ा लिख लिया और काफ़ी मैंने थोड़ा हिंट में लिख रखा है, बाकी मैं बता दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो अभी हम कोशिश करते हैं राष्ट्रपति थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद छोटी सी एक क्लास लगभग थोड़ी सी और बचेगी, अगर बचेगी तो बोर्ड वाला की मतलब बोर्ड पर उतनी जगह नहीं बची, वरना राष्ट्रपति की एक दो शक्तियाँ और रह गई थी, वो और लिखना था। लेकिन अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आगे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं वो समझ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इतनी कठिन है देख ली हमने, तो राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो वो कैसी प्रक्रिया है तो वो भी हम समझते हैं। तो अभी थोड़ी सी बात करते हैं उस पर। जो जहाँ पर कुछ लिखना होगा तो आप पहले ऐड ऑन कर लेना, मैं एक बार हट जाऊँगा तो एक बार आप ठीक से हट के जाऊँगा। अभी मैं हटा हुआ हूँ, आराम से ये स्क्रीनशॉट इसका ले लिया जाएगा या फिर जहाँ जहाँ नोट डाउन करना होगा वो मैं बता दूंगा कि आप कैसे कर कहाँ पे क्या नोट डाउन करना है। तो अभी क्या है, हम राष्ट्रपति को चुनाव हुआ, अब उसके चुनाव की थोड़ी सी आलोचना भी कुछ लोग करते हैं, तो वो चुनाव की आलोचना समझ लेते हैं। बस खाली समझने भर के लिए ये कहाँ लिखा नहीं जाता, बस इतना ही बात है कि चुनाव की आलोचना में क्या है कि बस बहुत अत्यधिक जटिल है ये। हमने देखा ही था कल कैसी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमने देखा निर्वाचक मंडल बनता है, निर्वाचक मंडल में भी देखो उसको चुनना कैसा है, उसमें उनके मत की वैल्यू काउंट करते हैं, वो सब कितना कठिन है। हालांकि वो सब एक बार काउंट हो चुकी है जनगणना के हिसाब से, बार बार काउंट वैसे नहीं करना पड़ता है, लेकिन पूरी प्रोसेस करना वही सब एकल हस्तांतरण वाली पद्धति को पूरा सिंगल ट्रांसफर वोट को करना वो एक कठिन काम है थोड़ा सा, मतलब सामान्य नागरिक के बस की बात तो उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके हिसाब से बात है। तो बता देंगे अत्यधिक जटिल है, सामान्य नागरिक के हिसाब से मतलब चुनाव की आलोचना करते हैं कि इस प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई कि सामान्य नागरिक समझ नहीं सकता कि चुनाव कैसे होगा। कि हमने देखा था लास्ट में कि सेकंड प्रेफरेंस चेक कर रहे हैं, फिर उसकी सेकंड को जो हार चुका है उसका थर्ड प्रेफरेंस चेक कर रहे हैं, अगर और आगे तक जाना था फोर्थ प्रेफरेंस चेक करेंगे। तो ये चीज़ बता रहे हैं। और हमने एक बात लिखी थी कि जो प्रेफरेंस देना है कि 1 2 3 4 ऐसे बस चुनते हैं कि पहले नंबर पे हम इसको चाहते हैं राष्ट्रपति बन जाए, दूसरे नंबर पे हम इसको राष्ट्रपति चाहते हैं, अगर ये ना तीसरे नंबर पे, ये अनिवार्य नहीं है ऐसा करना। मतलब कोई सदस्य हो, कोई मतलब जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है वो ऐसा कर सकता है कि मतलब ये चार अगर ए और बी और सी और डी हैं, अगर चार हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो चारों में नंबरिंग करे, एक को, ये दो, ये तीन, ये चार, अनिवार्य नहीं है उसके लिए। वो किसी को छोड़ भी सकता है, यानी कि एक बता देते एक और दो, बस मैं चाहता हूँ एक ये बने अदरवाइज दो ये बने, और इन पर नंबर 3 4 उन्होंने नहीं भरा, ऐसा उनकी मर्जी, अनिवार्य नहीं है। यानी क्रम लगाना यानी वरीयता देना ये अनिवार्य नहीं है। तो एक बात पर आलोचना इसलिए करी जा सकती है कि एक तो आलोचना ये हो गई, लोगों ने आलोचना ये कर दी थोड़े से, और ये थोड़ा जो बुद्धिमत लोग हैं या वकील लोग हैं या लोग जो शब्दों में थोड़ा सा खेलते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि अत्यधिक जटिल सामान्य नागरिक के लिए आलोचना करनी है तब। और गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, कब कब गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जब अगर कि क्रम जो अनिवार्य नहीं आपने कर रखा कि जो सदस्य है निर्वाचक मंडल का उसको क्रम करना यानी वरीयता देना अनिवार्य नहीं है, अगर उसने वरीयता देना अनिवार्य नहीं करी तो आप जो देख रहे हो कि इसका सेकंड प्रेफरेंस चेक करेंगे, इसका थर्ड प्रेफरेंस चेक करेंगे, अगर नहीं तो हम थर्ड फोर्थ देंगे, और उन्होंने क्रम ही नहीं डाले हैं, वरीयता ही नहीं दी है, प्रेफरेंस ही नहीं दिया, तो फिर उसको तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी पर्ची जब खोलेंगे, उसका जब बैलेट पेपर खोलेंगे। तो इसलिए अगर अनिवार्य नहीं है जब क्रम तो वो गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, अगर उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी हो कई सदस्यों ने ऐसे करके, तब दिक्कत हो सकती है, उसका वोट किसको ट्रांसफर करोगे जब, तो ये दिक्कत आ जाएगी। फिर सामान्य मूल्य प्राप्त करना, अगर जैसे कोई दो उम्मीदवार हैं, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है, आप किसी इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब किन्हीं दो मतलब ऐसे लिखा ना, गतिरोध निम्नलिखित परिस्थितियों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कौन कौन सी परिस्थिति, एक तो कि जो सदस्य को यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य उसको क्रम भरना अनिवार्य नहीं है, तो क्रम भरना अनिवार्य नहीं है तो उसका सिंगल वोट किसको ट्रांसफर होगा जब उसने अगला क्रम ही नहीं भरा, अगर मतलब 2 क्रम भरे तो अगले 2 नहीं भरे हुए हैं, ऐसा समझ लिया। और दूसरा भी क्या लिखोगे कि अगर 2 उम्मीदवार हैं
और दोनों को ये मतलब कोशिश तो हो सकती, गणित में ऐसा हो सकता है कि दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर वोट मिल जाए। जैसे हमने देखा था 50.2 ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ ऐसी संख्या ऐसी आ गई कि बराबर बराबर वोट मिल गए, एक को भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, यानी जो निर्वाचक कोटा प्राप्त करना होता है यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर एक को ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर कौन उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर किसको राष्ट्रपति चुना जाएगा, कि फिर से पूरी प्रक्रिया होगी, क्या होगा उसके बारे में संविधान में कैसा लिखा है कैसा नहीं लिखा है, तो वो उसके बारे में मौन है। तो ऐसा है ये बात, एक लिए इसलिए आलोचना करते हैं। फिर क्या है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की हमने बात करी थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी कि वो संभव नहीं लग रहा है, मैंने बात करी थी पीछे, लेकिन फिर हमने कल पढ़ लिया था उसको और डिटेलिंग में पढ़ लिया था। मैंने सोचा कि आप लोग को ये बता दूं कि थोड़ा सा और भी डिटेल राजनीतिक विज्ञान में अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, लिस्ट सिस्टम क्या है, हेयर सिस्टम क्या है, हेयर सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, वोट सिस्टम कहते हैं। तो वही चीज़ क्या है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात लिख रखी है, हालांकि सिंगल ट्रांसफरेबल भी लिख रखा है उसमें कि अब एकल हस्तांतरणीय पद्धति से होगा वोट, तो ठीक है, लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे अगर, तो वो पॉसिबल संभव नहीं है ना यहाँ पर कि राष्ट्रपति की सीट तो एक ही है, वो तब सदस्य जहाँ बहु सदस्य, जहाँ पे बहु बात हो, मतलब बहुत सीटें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तब की बात है, तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। तो ये आलोचना ऐसे करते हैं, लेकिन आलोचना में फिर वही बताया, अगर निष्कर्ष लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसमें कि ये सब मतलब बौद्धिकता तौर पे या फिर वकीलों के तौर पर तो ठीक है यार, लेकिन व्यावहारिक तौर पे अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है, क्योंकि व्यावहारिक तौर पर ठीक चल रहा है कि राष्ट्रपति को चुनने की हमने प्रक्रिया देख ली थी कि जटिल क्यों बनाई गई है, वही कि सामान्य नागरिक की बस की बात है, मतलब राष्ट्रपति बनने जा रहा कोई व्यक्ति तो उसकी और प्रक्रिया, फिर जनता की भागीदारी सीधे क्यों नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन ये ऐसा क्यों नहीं है, वो हम कल सब पढ़ चुके थे, देख लिए। लेकिन जैसे ये क्या, ऐसे व्यावहारिक तौर पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि मतलब चुनाव जो राष्ट्रपति के इतने 70 दशक बीत गए, 70 दशक में चुनाव अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने क्रम ना भरा हो या फिर किसी ने ऐसे करके समान मूल प्राप्त हो रहे हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं है, चला अब पुराने टाइम से बिल्कुल सही चला आ रहा है, सफलतापूर्वक अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव एक ऐसा चुनाव कि जो विवाद रहित चुनाव है, इनमें कोई विवाद नहीं हुआ राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब वो वाली बात थी, हमें बताना एक बोर्ड थोड़ा सा खुल गया था कि मुलायम सिंह यादव का था, मैं शायद पिछली क्लास में, शायद पिछली क्लास में लालू प्रसाद यादव बोल दिया होगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव थे, उनका वोट थोड़ा सा उन्होंने प्रेफरेंस गलत भर दिया था, तो ये इस हिसाब से उनका वोट रद्द हो गया था, माना गया था। तो एक ऐसे विवाद, वो वाले विवाद नहीं आते, लेकिन विवाद के तौर पे कि ऐसा पता कि धांधलेबाजी जीते हैं या फिर किसी से मतलब इन्होंने पक्षपात करके जीते हैं, ऐसे करके कोई विवाद नहीं हुआ है, तो विवाद रहित चुनाव हुए हैं अभी तक, तो इसलिए ये आलोचना खारिज हो जाती है कि खाली बोलने के तौर पे, दिग्गज शब्दों के तौर पे यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ऐसा अभी तक नहीं हुआ। 70 दशक बीत चुके हैं, अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव बहुत अच्छे से हुए हैं, तो ये बातें आप बता रहे हैं। अब क्या है, अब इन्होंने बोला दूसरा में अब क्या है, मतलब ये आलोचना खत्म हो गई, आलोचना के नीचे आप निष्कर्ष ऐसे डाल सकते हैं कि ये बात ठीक है व्यवहारिक तौर पर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और अभी तक संभव ऐसा हुआ नहीं है, मतलब व्यवहारिक तौर पर संभव हो सकता है क्योंकि क्रम अनिवार्य को नहीं भरे, लेकिन अभी तक व्यवहारिक तौर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है और 70 दशक अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव सफलतापूर्वक हुए हैं और राष्ट्रपति के चुनाव विवाद रहित चुनाव अभी तक माना जाता है, एक ऐसा चुनाव है, ठीक है। तो उसके बाद आप राष्ट्रपति की आलोचना में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अगर मतलब जिसमें मेंस में राइटिंग वगैरह करते हैं तब की बात है। जमानत राशि की बात करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, जो व्यक्तिगत राष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, जैसे सामान्य अगर जनरल कैटेगरी से है वो व्यक्ति सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है तो उसे 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, और SC/ST का है तो उसे 5,000 रुपये जमा करते हैं। जैसे अभी चुनाव हुए थे, जो द्रौपदी मुर्मू थी तो वो SC/ST कैटेगरी में से इस वाले एरिया फंसेंगी, और सामान्य श्रेणी में यशवंत सिन्हा उनके अपोजिट में यशवंत सिन्हा था, तो द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के चुनाव में, द्रौपदी मुर्मू अब हमारी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये वो भी बाद में जीती, तो द्रौपदी मुर्मू को 5,000 रुपये जमा करने पड़े थे और यशवंत सिन्हा को 15,000 रुपये, क्योंकि वो सामान्य श्रेणी में आ रहे हैं, वो इधर इस वाली श्रेणी में फंस रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ आ रहा। अब मतलब जो व्यक्ति अगर ऐसे कर लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेते हैं, ऐसा होता है कि मतलब व्यक्ति खड़े ऐसे अभी में ना हो जाए तो उसको कुछ रुपये को डर भी लगे, लेकिन रुपये जो चुने जाते हैं बहुत कम चुने जाते थे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर देते तो 1 रुपये का वो लगा दिया जुर्माना, कुछ कम रुपये जुर्माना लगा दिया, तो रुपये उतने मायने रखते नहीं, लेकिन हालांकि 15,000 रुपये की राशि अच्छी खासी राशि है, 5,000 रुपये की राशि है, और ये ध्यान रखना नोट कि राशि जब्त कर ली जाएगी अगर जो कुल मत का मूल्य है, जो कुल मतों का मूल्य है उसका 1/6 कर लें, 1/6 कर लें अगर, यानी कि 1/6 भी आप प्राप्त नहीं कर पाए, यानी जो कुल मत का मूल्य है उसका 1/6 भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो जो आपकी राशि है वो जमा कर ली जाएगी, यानी कि आपको पता है, इसका मतलब है आप उम्मीदवार खड़े ही नहीं उतरे, आप पे इतना भरोसा नहीं कर रहा, मतलब आप जो राष्ट्रपति के लिए बनने जा रहे हैं तो आप तो उसके लायक ही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपको 1/6 भी वोट नहीं मिला है, जो पहले हम पढ़ चुके थे कि 2 से अनुमोदक थे और 2 उनके अनुमोदक थे, 2 प्रपोजर थे, 2 सेकेंडर्स थे और करवा लाते थे, और 17 में से 9 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला था, है ना। हरिराम सिंह जी एक थे, उनको 3-4 बार वोट ही नहीं मिला, चौथी बार जब फाइनली वोट नहीं मिला तो उन्हें लड़ना छोड़ा कि अब ठीक है हम लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, वोट ही नहीं मिल रहे थे उन्हें।
तो ऐसे करके बात है। तो ऐसे करके अब जब जमानत राशि जमा करनी पड़ रही है, उसमें जमानत राशि जब्त हो जाएगी अगर आपको 1/6 भी वोट नहीं मिलेंगे, मतलब मूल्य नहीं मिलेंगे उसके 1/6 वोट। तो ये बात इसलिए राशि की एक ये भी ध्यान रखना, जैसे हमने एक बात रखी ना, पीछे हम 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर लिख चुके थे, चाहे यहाँ भी लिखना चाहो तो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर से यानी कि मनोनीत करने वाले, अनुमोदन करने वाले आपको चाहिए। और वो 50 अलग अलग होने चाहिए, मतलब 50 वो अलग 50 वो अलग होने चाहिए। और वो 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स कौन होने चाहिए, ऐसे नहीं कहीं घर के, वो निर्वाचक मंडल के होने चाहिए जो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे, उन्हीं में से होने चाहिए वो 100 लोग। तो एक वो भी बात लिख सकते हैं। दूसरी बात यही है, कल मैंने नहीं लिख पाया था, मैंने कहा आगे बता देंगे, पर ये राशि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है और ये बाद में वापस हो जाती है, लेकिन उसकी वापस नहीं होगी जिसको 1/6 से भी कम वोट नहीं मिलेंगे। इससे 1/6 से कम वोट अगर मिलेंगे तो उसकी वापस उसकी जब्त कर ली जाएगी राशि, उसको वापस नहीं करी जाएगी उस उम्मीदवार को। तो ये समझ लिया। अब थोड़ा पद मुक्ति समझ लेते हैं राष्ट्रपति की, कि पद मुक्ति मतलब राष्ट्रपति अपने पद से कैसे थोड़ा हट रहा है। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति की प्रक्रिया देख ली, अब लगना देख लिया, फिर आलोचना देख ली। अब राष्ट्रपति को पद से अगर हटना है, राष्ट्रपति अब खाली होगा तो कैसे होगा, तो एक तो ये राष्ट्रपति पद से कैसे हटेंगे, जब राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लें तो राष्ट्रपति की पद की समाप्ति हो जाएगी। कार्यकाल की जब समाप्ति होगी तो कार्यकाल की जब समाप्ति हो जाएगी तो एक तो इसी में समझ लेना कि मतलब कार्यकाल की समाप्ति होने से पूर्व ही अगला राष्ट्रपति चुन लिया जाए। यानी वो 25 जुलाई उन्होंने तिथि बताई, 25 जुलाई से पहले राष्ट्रपति का चुनाव संभव हो जाना चाहिए और 25 जुलाई को अगला राष्ट्रपति जो नया बनने वाले हैं वो वहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है, शपथ लेके। तो ये इसी ध्यान रखनी, समाप्ति हो जाएगी तो अब पद मुक्त हो सकता है राष्ट्रपति। या फिर रिक्ति हम ये पढ़ चुके थे जब मैं बहुमत देखे थे। रिक्ति का मतलब क्या है कि कार्यकाल चल रहा है, दौरान मृत्यु होगी किसी कारणवश, ठीक है, या फिर खुद त्याग पत्र दे दिया, या निर्वाचन रद्द कर दिया जाए बीच में। निर्वाचन रद्द ऐसे कर दिया जाए मतलब जो जजेस होते हैं या फिर MP MLAs हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके दलील डाल दे कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उनका निर्वाचन रद्द हो जाएगा, तो रिक्ति बन जाएगी। तो ऐसे करके रिक्ति जो बन जा रही है, तो जब रिक्ति बन गई कार्यकाल के दौरान तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। यानी कि जो अब त्याग पत्र मान ली दे दिया या राष्ट्रपति की किसी कारण मृत्यु हो गई किसी भी राष्ट्रपति, तो जब मृत्यु हो गई तो उसके 6 माह के भीतर अगला राष्ट्रपति चुन जाना चाहिए, फटाफट प्रक्रिया हो जानी चाहिए 6 माह के भीतर। लेकिन तब तक 6 माह के दौरान कौन राष्ट्रपति बनेगा, तो तब तक एक एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, और किसी कारण बस उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट में क्या लिख लोगे, यहाँ पे लिख सकते हो कि राष्ट्रपति, यहाँ बता दो राष्ट्रपति की मृत्यु किसी वजह से हो गई तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट VP लिख दे रहे हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं उस टाइम तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर किसी कारण वो भी उपलब्ध नहीं है, अभी वो बात करें कैसे नहीं उपलब्ध है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सबसे सीनियर जज होंगे उनको राष्ट्रपति के तौर पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, है ना। ऐसी बात होती थी। जैसे एक बार वो नहीं थे बोले राष्ट्रपति, समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति कैसे बना दिया जाएगा, अगर राष्ट्रपति किसी कारण में मृत्यु हो गई तो ऐसा हुआ था जब हिदायतुल्लाह खान थे ना, वो CJI थे, तो जब राष्ट्रपति जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जब राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई जाकिर हुसैन की, तब उनको बनाया गया था, मतलब उपराष्ट्रपति उस टाइम बीबी गिरी थे, तो बीबी गिरी ने उस टाइम त्यागपत्र दे दिया, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे चुके थे। तो उस टाइम अब कौन राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट किसे बनाया, तो CJI थे उस टाइम, हिदायतुल्लाह खान, उनको बनाया गया था हिदायतुल्लाह जी को, तो वो चीफ जस्टिस थे। अगर किसी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो आप सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे तो उस टाइम उसको बनाया जाएगा। तो ये बात होती है, लेकिन अब तक ऐसी कंडीशन बच नहीं रही थी, लेकिन एक ही बार ये केस हुआ ऐसा। तो हमने ये देख लिया, राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट और पद मुक्ति में देख लिया 6 माह के भीतर। एक्टिंग प्रेसिडेंट, अगर हम ये बात करें एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको राष्ट्रपति बना दिया जा रहा है, उस टाइम जब तक चुनाव होगा उसके बाद में नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे, फिर आपको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि आप पूरे राष्ट्रपति वैसे नहीं कहलाए जाएंगे। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ये सिस्टम है, अमेरिका में कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। वहाँ पर क्या है सिस्टम कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाए और राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा दिएगा, वो राष्ट्रपति की तरह रहेगा। पूरे राष्ट्रपति मतलब ये नहीं कि 6 माह के भीतर वहाँ कोई चुनाव हो रहा है। वहाँ क्या है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो रही है अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। एक बार जब ऐसा केस हुआ था वहाँ पे राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेगा। वहाँ पर भी ऐसे था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि राष्ट्रपति की मृत्यु होगी और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना था, तो उसमें जब राष्ट्रपति को बनाना था तो उसको लिखा जा रहा था, लेकिन वो राष्ट्रपति बनना था तो जब शुरुआत में सबसे पहले अचानक में, जब अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका सबसे पहले किसी जब एक अचानक से पहली दुर्घटना हुई तो अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो वहाँ के उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो उस पर लिखा गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं उन्होंने कहा कि इस पर से एक्टिंग शब्द हटाओ, तब तक मैं साइन नहीं करूँगा,
मैं साइन नहीं करूँगा उस पर कि मैं एक्टिव प्रेसिडेंट बन जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति माना जाएगा। यानी कि आगे तक अब यही कानून चलने वाला था, ऐसे करके अब कभी भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या कुछ हो जाएगा बीच में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो जो सबसे पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने वाले थे, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और आप इस पे से पहले एक्टिंग शब्द हटाओ तभी मैं साइन करूँगा। तो उस टाइम वो अड़ गए थे, तो उस टाइम उन्होंने साइन करवा लिया, उन्होंने एक्टिंग शब्द हटवाया। तो अब तब से वो चला ही आ रहा है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सीधे बन जाएंगे और राष्ट्रपति की पूरे कार्यकाल को जिएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे भारत में एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे और 6 माह के भीतर जो चुनाव हो जाएंगे उसमें जो नए चुने जाएंगे तो इनको हटना पड़ेगा, वो नए वाले राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या अमेरिका में वहाँ पर क्या नया नहीं चुना जाएगा, वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट होगा ना कि एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, ठीक। तो ये वाली बात है। इसी में पदमुक्ति के संबंध में एक महाभियोग टर्म चलती है, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसे। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति की ना तो समाप्ति हुई कार्यकाल की, ना वो रिक्ति हुई, ना मृत्यु हुई, ना त्यागपत्र, ना निर्वाचन रद्द हुआ, अब राष्ट्रपति को हटाना है तो एक प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं, जिसे महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 61 में इसकी ठीक ठाक प्रक्रिया लिखी है। ये ध्यान होगा आपको लोगों को, जब हमने बहुमत पढ़ा था स्टार्टिंग में तब बहुमत में देखा था कि एक विशेष प्रकार का बहुमत पढ़े थे ना, 3 प्रकार विशेष प्रकार के बहुमत जो हमने पढ़े थे उसमें 3 प्रकार के देखे थे विशेष प्रकार के बहुमत। पहले प्रकार में देखा था कि 2/3 बहुमत सदस्य चाहिए, मतलब उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, हमने देखा था आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में जिसकी जरूरत पड़ती है। और एक विशेष प्रकार का बहुमत देखा था कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, लेकिन जो कुल सदस्य संख्या का आधे से कम ना हो, ये हमने देखा था। और ये हमने देखा था कि संविधान संशोधन विधेयक में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, या फिर कोई संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी उनको पदमुक्ति करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कैग है, महान्यायवादी हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हमें हटाना है तो हमें संविधान संशोधन के विशेष प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और वो क्या होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या का आधे से कम ना हो, ठीक है। एक तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत देखा था हमने कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है, यानी कि जो 543 लोकसभा में उसका 2/3, ठीक है, और जो 245 उसके हैं उसका 2/3, मतलब वो 362 के आसपास कुछ बैठेगा और वो 163 के आसपास कुछ बैठेगा, ठीक है। तो वो महाभियोग आपको क्या है, राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। अगर ये कुछ 2 कारण नहीं है और राष्ट्रपति को हटाना तो महाभियोग एक प्रक्रिया है। तो आर्टिकल 56 में इसमें बताया, आर्टिकल 56 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 56 में, मतलब जो मैं डैश छोड़ रखा है इसमें क्या लिख सकते हो, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 61 में क्या बात कही गई है, इसकी प्रक्रिया बताई गई है, इसमें लिख सकते हो कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया आर्टिकल 61 में। और क्या बात है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात जो है कि केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही, यानी कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कब चलेगी राष्ट्रपति के ऊपर, जब केवल और केवल उन्होंने संविधान का कोई जो संविधान है उसका उल्लंघन करा हो। ऐसा नहीं कि किसी की मर्जी हो रही है कि हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं प्रेसिडेंट, तो हम इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चला दे रहे हैं और हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने ये संविधान का उल्लंघन किया है तभी आप उन पर इम्पीचमेंट की या फिर महाभियोग की प्रक्रिया चलवा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अब महाभियोग को थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। क्या है महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को उनकी पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और ये क्या, दोनों सदनों में इनको पास कराना पड़ता है उस बिल को, प्रस्ताव को। तो किसी भी सदन में, ठीक है, अगर आपको प्रस्ताव लेके ला रहे हो तो उसमें एक शर्त है कि आपको राष्ट्रपति हटाना, तो किसी भी सदन में आप पारित कर सकते हो। सबसे पहली बात ये कि चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, ये सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा वाले नहीं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि विधानसभा की बात नहीं होगी यहाँ पे। सदन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या, संसद के सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में आप किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लगा सकते हो राष्ट्रपति को हटाने का, यानी महाभियोग का। उसमें क्या है, जिस सदन में आप ला रहे हो उस सदन के एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए आपको, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको सूचित नोटिस देना होगा कि भाई आप पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगी। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस मिलेगा, आपको देना होगा। और 1/4 उस सदन, जिस सदन में भी पेश हो रहा है, या राज्यसभा में पेश हो रहा है तब, या फिर लोकसभा में तब, उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए आपको। तो जब ये दोनों शर्तें आप पूरी कर लोगे तब उस सदन में वो प्रस्ताव जारी होगा, तब उस पर विशेष बहुमत से उसे पारित करना पड़ेगा। मतलब विशेष बहुमत कौन सा, कुल सदस्य संख्या का 2/3। अगर हमने मान लिया कि वो लोकसभा में कोई भी लेके आया है तो उसको लोकसभा में चाहिए तो उसको 543 का 2/3 चाहिए, और अगर राज्यसभा में लेके आया तो उसको कितना चाहिए, 245 का 2/3, ठीक। तो वहाँ पर पारित होगा, उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा। अगर राज्यसभा में पहले लेके आए तो राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करा लिया, फिर उसके बाद लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा से भी वो पारित होना चाहिए, पहले सब
सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपको उस सदन की 1/4 का हस्ताक्षर चाहिए उस पर कि हम राष्ट्रपति महाभियोग चलाएंगे। ठीक है, 1/4 लोग मान गए कि हाँ चला लेंगे। और मतलब वो कब चलाएंगे, संविधान का उल्लंघन का प्रूफ हो तब, ऐसे नहीं मर्जी से चलाएंगे। ठीक है, तो और मतलब ये वाली बात लग रही है उनको कि यह संविधान का उल्लंघन है और दिखा देंगे कि हम संविधान का उल्लंघन दिखाएंगे। यहाँ पर उन्होंने किया तो राष्ट्रपति का महाभियोग 1/4 का हस्ताक्षर ठीक है मिल गया। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, ये नहीं कि आज मन करा और कल ही लेके आ रहे, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को। तो ये चीज़ है कि हम आपके महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। और जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब वो बिल पेश करा जाएगा उस सदन में। उस सदन में जब प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस सदन के 2/3 बहुमत से उसको पारित कराना चाहिए। फिर अगले सदन में भेजा जाएगा। अगले सदन का मतलब है राज्यसभा में लाया गया होगा तो लोकसभा में भेजा जाएगा, और लोकसभा में लाया गया होगा तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो ऐसे करके उसको जब भेजा जाएगा, और दोनों में विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का, ये नहीं उपस्थित और मतदान वाला नहीं है विशेष प्रकार का बहुमत। ये अकेला ऐसा बहुमत है कि जो आपको मतलब महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी जटिल भी बताई गई है, इतनी सरल नहीं है। और मतलब चुनाव करने से थोड़ी सरल है, चुनाव हम करते हैं उससे सरल है, लेकिन हाँ जटिल भी काफ़ी है। तो आपको कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए। और ये 2-3 चीज़ें जानने वाली ये है, मतलब महाभियोग समझ में आ गया। यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 विशेष प्रकार के बहुमत यहाँ पर यूज़ होता है। इसका विशेष प्रकार के जो 3 बहुमत पड़े थे ना, 3 प्रकार के बहुमत होता है। तो ये 2-3 चीज़ें ये जानने वाली है कि एक ही बार लाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल का, उस कार्यकाल में आप राष्ट्रपति जी पे एक ही बार महाभियोग चला सकते हैं। जैसे आप एक बार लेके आए महाभियोग, ठीक है, जब संविधान का उल्लंघन, और उस टाइम वो किसी प्रकार से वो खारिज हो गया कि मतलब गलत साबित हुआ कि आप गलत तरीके से लेके आए, तो मतलब राष्ट्रपति जी पे महाभियोग वैसे बहुमत पारित ही नहीं हो पाया, 2/3 बहुमत की गलत साबित हो गया बीच में, तो राष्ट्रपति जी बच गए। मान लो उनको पद मुक्ति नहीं कराया। आपसे सोचा 2 साल बाद फिर लिया, मतलब शुरू में लेके आए 1 साल बाद और फिर से लिया, मतलब उनके 5 साल के एक कार्यकाल में आप एक ही बार ला सकते हैं महाभियोग, यानी कि 2-3 बार चला दिया। तो ये लिखा है एक ही बार लाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग क्या है, एक कार्यकाल में एक ही बार लाया जा सकता है। और जो प्रक्रिया है वो एक ही सत्र में पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि संसद के आपको पता है सत्र चलते होंगे। संसद के सत्र जैसे मतलब हमने देखा ना, एक बजट सेशन होता है, बजट सेशन और मॉनसून सेशन, ठीक है, मॉनसून और शीतकालीन सत्र। ठीक, मतलब बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र चलते हैं संसद के। मतलब इसकी अधिकतम सीमा कुछ भी हो सकती है, सत्र और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक परंपरा अनुसार 3 ही चलते हैं संसद के साथ। मतलब ये उसमें राष्ट्र संविधान लिखा है कि अधिकतम सीमा कुछ और भी सत्र चला सकते हो। ठीक है, जैसे एक विशेष सत्र भी बुला देते हैं, डेम लेक्स सत्र है, ऐसे बहुत सारे सत्र हैं। अधिकतम सीमा बहुत कितना भी कर सकते हो सत्र के, लेकिन अभी तक परंपरागत अनुसार 3 सत्र संसद के चलते हैं। तो एक सत्र मान लो बजट सेशन सत्र चल रहे हैं, ठीक है, और मानसून है शीत सत्र। तो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग ये फरवरी मार्च के आसपास चलता है, फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त और नवंबर सितंबर। तो अब शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है नवंबर सितंबर में। ठीक है, तो शीतकालीन सत्र वो एक देश एक चुनाव की इसमें बात रखी जाएगी। तो ये सत्र जब चालू होगा तो शीतकालीन सत्र में इसको विंटर सेशन में रखा जाएगा। एक देश एक चुनाव के मुद्दे को, जो भी करंट में मुद्दा बनने वाला है इस चीज़ का, वो भी पढ़ेंगे, एक देश एक चुनाव क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ कि प्रक्रिया एक ही सत्र में पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि ये वाला मानसून सत्र चल रहा होगा और इस सत्र में आप महाभियोग के प्रस्ताव लेके आए हो, तो इसी सत्र में पूरी हो जाए महाभियोग की प्रक्रिया। ये नहीं कि आप सोचोगे अरे इसमें पूरी नहीं हो पाई है, मतलब राज्यसभा में तो पारित हो गया है, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, वो अगले सत्र में पारित करवा लेंगे। ऐसा नहीं, अगले सत्र में आपको फिर से राज्यसभा में पारित कराना पड़ेगा, अगले सत्र में नई शुरू से चालू करना पड़ेगा। यानी कि किसी सत्र में आप लेके आए तो उसी सत्र में प्रक्रिया पूरी कर लें महाभियोग की। अगर किसी कारणवश उस सत्र में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई महाभियोग की, तो जब अगला सत्र लगेगा संसद का, तो आपको फिर से शुरू से वो पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। 1/4 का हस्ताक्षर चाहिए, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजना चाहिए, ये सबको शुरू से प्रक्रिया होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब ये नहीं कि किसी भी सत्र में पूरा कर लो, मतलब एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा राष्ट्रपति के एक कार्यकाल में एक ही बार ला सकते हो, और जिस सत्र में लाए तो उस सत्र में प्रक्रिया पूरी कर लिया। यानी कि ये ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि मान लिया ये सत्र यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है एक सत्र, और आप बिल्कुल एंड में लेके आए ना अगर, और यहाँ से पूरा नहीं करा पाए तो ये तो ख़त्म हो गया, तो आपको फिर से अगले सत्र में फिर से शुरू से लाना पड़ेगा। इसलिए या तो सत्र की शुरुआत में ला लो, जिससे कई दिन बीत रहे हैं, बहस चल रही है, उसके हिसाब से पारित हो रहा है, वो अलग बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो इसलिए ये पेज अगर किसी ने जो लाना चाह रहा है कि राष्ट्रपति को हम हटाएंगे, हमें राष्ट्रपति पसंद नहीं आ रहे, और उन्हें ये वाला नहीं पढ़ा रखा रूल, और बिल्कुल एंड में खत्म होने वाला सत्र फिर लेके आ गए, तो ये वाले। और अगली बार तक होता है ना, सत्रों के बीच में ऐसे बोलते हैं 6 माह का डिफरेंस नहीं हो, 6 माह से अधिक सत्र का डिफरेंस नहीं होना, यानी 2 सत्रों के बीच में जो डिफरेंस है चलने 6 माह से अधिक ना हो, यानी कि 1 साल में कम से कम 2 सत्र लगने चाहिए। तो अगर मान लिया अगले वाले सत्र, इस वाले सत्र नहीं हो पाए, अगले वाले मूड, कई बार मूड बदल जाता है बहुत सारे लोगों का, मूड बदलने का आपके कारण पता ही है, सब आपस में पार्टियाँ बात कर लेती हैं, साठ कर लेती हैं, तो मूड बदल जाता है। तो 1/4 क्या अगली बार हस्ताक्षर ही ना हो पाए पता चले तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिसको अगर महाभियोग लाना है किसी को,
तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये वाला ठीक पॉइंट। बाकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा न्यायिक की तरह लगती है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। और इसको क्वाजी, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाजी जुडिशियल, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग के बारे में ये हो गया, मतलब अलग से एक वीडियो बनाऊँ महाभियोग के बारे में, तो मैंने सोचा यहीं पे बता दें, तो कभी बाद में शॉर्ट्स में कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, अब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति की अब कुछ शक्तियाँ। अब ठीक है कि शक्तियाँ पढ़ने से पहले से कोई शो चालू होता है या कोई आजकल यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह भी चालू होती हैं, जो मतलब अपने फ्रिक्शन वाले कुछ भी बनाते हैं, तो उस पर पहले एक डिस्क्लेमर लग जाता है। डिस्क्लेमर लगाने का मतलब क्या है कि भाई हम जो भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लो आपको उसमें लगता है कुछ, तो वो मतलब ऐसे ही तात्कालिक तौर पे नहीं, मतलब ऐसे कोई कहानी इसकी किसी से रिलेशन नहीं है, और सब कुछ असमान घटना के आधार पे आप सीरियस मत लेना इस चीज़ को, जोक सपाट वाली बात है। तो डिस्क्लेमर लगाने का मतलब कि आप पहले से ही उस चीज़ को अपने आप से बचा ले रहे हो। तो अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, तो एक डिस्क्लेमर ही समझ लो कि राष्ट्रपति की शक्ति हम यहाँ से पढ़ने चालू होंगे। प्रशासनिक शक्ति देखेंगे, उनकी विधायी शक्ति देखेंगे, फिर आगे उनकी वीटो पावर देखेंगे, उसके बाद क्षमादान की शक्ति भी देखेंगे राष्ट्रपति, फिर उन्हें आपात शक्तियाँ भी देखेंगे, ये सब देखेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं और ठीक ठाक शक्तियाँ हैं। हमारा राष्ट्रपति जो इंग्लैंड में जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट बोलेंगे ना, तो इंग्लैंड के जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और फिलहाल अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट उनसे पावर तो कम है, वो तो अमेरिका में तो हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होते हैं और हेड ऑफ स्टेट राष्ट्र प्रेसिडेंट होते हैं। तो शक्तियों पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर इसको समझो कि डिस्क्लेमर टाइम में क्या है कि आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने के, राष्ट्रपति को क्या क्या करना, कैसे करना, उसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री परिषद में मंत्री होते हैं 1 2 3 4 10 11 राष्ट्रपति को चुने जाते हैं कितने रखने, तो ये मंत्री परिषद है। इसका मेन कौन होगा, पीएम, प्रधान कौन होगा, पीएम। यानी एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक, और वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। तो राष्ट्रपति का काम क्या होगा, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को क्या क्या करना है उसको परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वें संविधान इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में, उसमें आर्टिकल 74(1) में संविधान संशोधन हुआ, मतलब उसमें मतलब आर्टिकल जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें कई जगह बहुत कुछ जोड़ा गया, लेकिन आर्टिकल 74(1) में भी जोड़ा गया है। पहले इसमें मतलब था कि 42वां संविधान संशोधन सिर्फ इसी के लिए हुआ है। 42वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ा संशोधन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ जोड़ा गया, तो बहुत संशोधन हुआ, अलग अलग तौर पर अलग अलग हुआ, लेकिन यहाँ पर भी एक संशोधन हुआ आर्टिकल 74(1) में। और संशोधन हुआ तो उसमें ये बात जो लिखी है पूरी, जो मैंने यहाँ से डॉट 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 मारा है और फिर कॉमा लगाया, ये क्या है कि ये बात एज लिखी, इसके आगे बस एक स्टेटमेंट और जोड़ा है। यानी कि जो पहले बात लिखी है, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, इसके आगे लाइन जोड़ी अब, यानी कि आप इसमें लिखोगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, क्या हुआ कि जो लिखा हुआ है अब क्या हुआ, अब इस संशोधन के बाद आर्टिकल 74(1) कैसा हो गया, यानी कि पहले तो ये लिखा है, इसके बाद में एक सेंटेंस और जुड़ गया, कौन सा, यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे अब, इसका संशोधन का राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि अब बता दिया राष्ट्रपति को कार्य भी अब कैसे करना है, जो परामर्श दी है, पहले अभी तक क्या लिखा था कि परामर्श दिया जाएगा, ठीक है, अब क्या लिख दिया कि राष्ट्रपति को कार्य क्या उसी परामर्श के अनुसार करना है, जैसे परामर्श दी गई उसी परामर्श के अनुसार करना है। और चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, फिर एक संशोधन करा, 44वां संविधान संशोधन, 42वां हुआ 1976 में, 1978 में एक संशोधन और हुआ। अब क्या है, अब ये स्टेटमेंट पहला वाला तो लिखा ही था, दूसरा वाला और जुड़ गया था इस वाले संशोधन, अब तीसरा एक स्टेटमेंट आगे और जोड़ा, तो ये दो लगाएं, एक ये लगाया मैंने। ठीक, यानी कि ये पहला वाला सेंटेंस लिखा, ये वाला राष्ट्रपति को परामर्श, आप लोग लिख लेंगे राष्ट्रपति को मतलब इस संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 74(1) कैसा हो गया, यानी कि अब आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कैसा हुआ, अब उसकी भाषा क्या होगी, अब भाषा ये होगी कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। और अब जो इसमें जोड़ा गया संविधान से, तो वो अगला स्टेटमेंट ये जोड़ा गया कि पुनर्विचार, मतलब इसमें पूरी भाषा क्या है कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद और फिर ठीक से उनमें थोड़ा सा संशोधन करके या ना भी करके अगर मंत्रिपरिषद फिर से राष्ट्रपति के पास भेजेगी परामर्श करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। समझ में आ रहा है, यानी क्या
राष्ट्रपति क्या होगा, इसकी भाषा मैं बता दे रहा हूँ, भाषा क्या लिखोगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को, जो मंत्रिपरिषद के परामर्श है उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यानी कि इस वाले इसमें भाषा क्या लिखो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक, ये बात मैं फिर से पीछे करके देख लें, सुन लेना। वही चीज़ है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि भाई एक बार फिर से एक बार ठीक से सोच लो, इसके ऊपर ठीक लिखा है। राष्ट्रपति ने एक बार लौटा ला, लेकिन फिर क्या है, फिर से मंत्रिपरिषद ने लौटा दिया कि हम ठीक है सोच विचार कर लिया। अब चाहे उसमें थोड़ा सा संशोधन करा हो या ना भी करा हो, उन्होंने फिर से भेजा कि ठीक है हमने देख लिया, एक बार फिर से पुनर्विचार कर लिया, अब लो उस पर साइन करो, तो राष्ट्रपति अब बाध्य है मानने के लिए। यानी कि ये जो लिख दिया, अब जो शक्ति हैं जो पढ़ रहे हैं पता चल गई शक्तियाँ, यानी सब शक्तियाँ यही मर गई कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति बाध्य है काम करने के लिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई, अब समझते हैं। तो अब हम शक्तियाँ पढ़ ले रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं कैसी। यानी डिस्क्लेमर हमने लगा दिया कि जितनी शक्तियाँ थी, शक्तियाँ हैं अच्छी, शक्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन शक्तियाँ सब शक्तियों के पावर बीच में कहाँ चलेगी, आर्टिकल 74(1) में। यानी कि ठीक, अब हम आगे शक्तियाँ देख ले रहे हैं। विधायी शक्ति, मतलब विधायी शक्ति से पहले हम लोग प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति देख ले रहे हैं। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स और विधायी शक्ति बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो प्रशासनिक शक्ति या फिर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की क्या क्या है। तो आर्टिकल 53 में एक बात कहते हैं कि संघ, यानी कि जो भी मतलब संघ मतलब भारत सरकार, तो भारत सरकार की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब कुछ भी कह लो, देखो अब अगर हम लोग ये डिस्क्लेमर नहीं पढ़ते तो आपको लगता है कि भारत सरकार की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार को क्या राष्ट्रपति के अंदर शक्ति है, यानी हमने बात करी थी, लेकिन फिर वही बात है कि राष्ट्रपति नाम के हैं। ठीक, सलाह चल रही, तो भारत सरकार की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी पूरी भारत सरकार की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन सब पे आर्टिकल 74 काम कर लेना आप, अब ध्यान रखते रहना। इनके नाम से शासन होगा, राष्ट्रपति के नाम से हमने बात कर दी। प्रधानमंत्री जैसे भारत की सरकार कोई भी कुछ भी काम हो रहा है वो राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है, ये ध्यान रखना। नियुक्ति, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति जब शुरुआत में जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो पीएम जो बनना है, जो भी डिसाइड करते हैं, एमपी जो होते हैं डिसाइड करेंगे ये पीएम बनेंगे हमारी तरफ से, तो उन पीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे। और पीएम फिर सलाह देंगे कि ठीक है भाई रक्षा मंत्रालय के मंत्री ये बनेंगे और ये इनके गृह मंत्री ये बनेंगे, तो उन मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। पहले राष्ट्रपति पीएम को चुन लेंगे, पीएम को चुनेंगे क्या मतलब वो एमपी चुनते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं पीएम की, ठीक है हमने पीएम की नियुक्ति कर ली, प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे। अब मोदी जी की सलाह दी होगी मोदी की, ये इनको ये बना दी, इनकी नियुक्ति, इनकी गृह मंत्रालय की नियुक्ति कर दो, इनकी रक्षा मंत्रालय की, इनकी विदेश मंत्रालय की नियुक्ति कर दी जाए। तो ऐसे करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, वो पीएम की सलाह पर होती है। ठीक है, बाकी और राष्ट्रपति का काम मतलब ये भी है, राष्ट्रपति का काम ये था एक पीएम की और एक अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। फिर अन्य संवैधानिक पदाधिकारी अगर हैं, पदाधिकारी हैं, संवैधानिक जो पदाधिकारी हमने बात करें कैग वैग और ये सब जज वगैरह ये सब, तो इनकी पदाधिकारी की नियुक्ति और इनकी समाप्ति, मतलब इनको नियुक्त करना और इनको अगर पदमुक्त भी करना तो भी राष्ट्रपति का काम एक वो भी है। तो ये शक्ति है, मतलब शक्ति है, ठीक है, मतलब उस हिसाब से शक्ति नहीं खूब इंजॉय कर सकते, जो पीएम की पावर है वो उस हिसाब से तुलना नहीं है, लेकिन इसमें कर सकते हैं, यानी नियुक्ति करेंगे। और फिर अब जब हम देखेंगे इन अगर और डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इन पदाधिकारी की नियुक्ति कैसे हो रही है। नियुक्ति का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चुन लेंगे कि इस व्यक्ति को हम ये बनाते हैं वो बनाते हैं। ठीक से एक सदन बनता है, ठीक से एक मीटिंग होती है, समिति बनेगी, वो समिति डिसाइड करेगी, उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे वो हम बात करेंगे। राष्ट्रपति का काम क्या है, वो साइन करना लास्ट में कि ठीक है, मतलब वही आर्टिकल 74(1) आ जाएगा। आर्टिकल 74(1) कहेगा कि मतलब आर्टिकल 74(1) का मतलब क्या, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री होगा, वो एक टेबल में एक बिल जाएगा, मतलब पेपर जाएगा राष्ट्रपति के सामने कि भाई ये व्यक्ति हैं और इनको ये चुना जा रहा है, उनकी नियुक्ति इस पद पे करनी है, आपको साइन करने है। उस पर साइन कर दिया यार कि राष्ट्रपति के समाधान से, यानी कि सहमति से, समाधान वाला सहमति है सर्टिफिकेशन से, राष्ट्रपति के सर्टिफिकेशन से इस व्यक्ति को इस पद पे चुना जाता है। ये नियुक्ति, ये पावर है। लेकिन मेन पावर कहाँ से काम में आई कि आर्टिकल 74(1) उन्होंने सलाह दी कि भाई आप इस व्यक्ति को चुने, हटाना है किसी को, फिर वही बात कि हटाना है तो वही जैसे एक पर्चा आएगा, वो कौन देगा, 74(1) के जरिए मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री, ठीक, उनकी सलाह आएगी कि राष्ट्रपति जी आपको इनको हटाना है, सलाह आएगी। और वो सलाह की वाली बात है कि राष्ट्रपति जी अगर मान लो कह भी सकते हैं कि नहीं एक बार फिर से सोच लो, इनको हटाना है नहीं हटाना है, जाएगा पन्ना उनके पास, कहेंगे हमने सोच लिया, आपने एक बार सोच लिया, अब आप इनको हटा दो, ठीक है, अब तो बाध्य है मानने के लिए। आर्टिकल 74(1) लिखा हुआ है, या तो इसमें संविधान संशोधन करो तो बाध्य नहीं होंगे, लेकिन अब बाध्य मानने के लिए फिर साइन हो गया नीचे राष्ट्रपति जी का कि हाँ भारत के राष्ट्रपति के समाधान से इनकी पदमुक्ति करी जाती है इसके। ठीक, तो ये वाली बात है कि यहाँ लग रहा है कि ये नियुक्त कर रहे हैं और हटा रहे हैं,
पीएम को एक बार नियुक्त कर दिया, लेकिन पीएम को नहीं हटा सकते, वन मंत्री को नहीं हटा सकते, लेकिन संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनको नियुक्त करेंगे, इनको हटा सकते हैं। और नियुक्त करना हटाना वो आपको ध्यान रखना, वो 74 एक काम करेगा पीछे। इसका मतलब ये नहीं जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी इच्छा से किसी को चुन लें, इनको नियुक्त कर दे रहे हैं और इनको हटा दे रहे हैं, इच्छा नहीं वो चलेगी। वो 74 एक वो डिस्क्लेमर लगा दिया ना मैंने पहले, वो डिस्क्लेमर ये ध्यान रखना, शक्तियाँ जितनी पढ़ते रहेंगे हम लोग। लेकिन वीटो शक्ति में थोड़ा सा देखेंगे एक बार हम लोग, ये समझ में आया। हाँ, नियुक्ति होगी, उसके बाद समझो कि जो सशस्त्र बल है, मतलब सर्वोच्च कमांडर, यानी कि लिख लेना ब्रैकेट में सशस्त्र बल, जो सशस्त्र बल हैं उनके सबके सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना वाला। इस टाइम तो राष्ट्रपति जी हैं हमारी होती हैं, मतलब अब राष्ट्रपति बोल रहे हैं। अब देखो इसमें अब भले ही अब थोड़ा सा ये बोलते हैं पुरुषवाचक जो होता है, एक शब्द है यहाँ पर ही राष्ट्रपति, अगर कोई पुरुष है तब राष्ट्रपति है। अब इस टाइम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तब भी वो राष्ट्रपति कहलाएंगे, राष्ट्रपति पत्नी तो नहीं कहलाएंगी। तो ये थोड़ा सा इस पर कभी विवाद उठता है कि राष्ट्रपति क्यों कहला जा रहा है, उनको कुछ और नाम से कोई संबोधन नहीं करा जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ध्यान के रखना है सभी प्रकार के सशस्त्र बल हैं उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। और ये सर्वोच्च कमांडर रहा बस, मतलब उनके अलग अलग लीडिंग कमांडर अलग हैं, फील्ड पे अलग कमांडर, लेकिन सर्वोच्च कमांडर सबसे ऊंचे एंड में राष्ट्रपति होने ना बात क्या पूरे भारत में सबसे प्रथम नागरिक यही है, तो सबसे मेन तो यही है, ठीक है। तो हालांकि ये नहीं कि राष्ट्रपति जी जाके उनकी मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही है और सब कुछ चल रही है उसमें डील करना, वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में है सब कुछ। लेकिन सर्वोच्च कमांडर एक खाली नाम के लिए तौर पर जैसे होता है ना सम्मान देने के लिए, जैसे मान लो अब कोई सभा में किसी ने कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही सभा में और स्टेज कोई परफॉर्मेंस हो रही, तो उस स्टेज पे मान लो पीएम भी बैठे हैं, यहाँ पे गृह मंत्री जी बैठे हैं, विदेश मंत्रालय के बैठे हैं और प्रेसिडेंट भी बैठे हैं। तो जब प्रेसिडेंट आएंगे ना उस स्टेज पे तो पीएम ये सब लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मेन तो पीएम बहुत पूरी पावर संभाल रहे हैं, लेकिन एक सम्मान जो हायरार्की बनी है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उनको सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे। तो वही चीज़ सम्मान का वाला मामला है कि सर्वोच्च कमांडर है, बाकी कोई ऐसा नहीं कि ये आगे कर दें कि आपको ऐसा करना है, इनसे युद्ध करना है, इनसे युद्ध नहीं करना है। उनके लिए सेना है, उनके ऊपर सब कमांडर लोग हैं और सबके अलग डिपार्टमेंट, रक्षा मंत्रालय का अपना काम है, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो तसल्ली के लिए, ठीक है, समझ लीजिए आप कि तसल्ली दी जा रही है कि चलो आपको इतना कुछ मिल रहा है, आपकी शक्तियाँ देख लो कितनी सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन फिर शक्ति के पीछे उनको मन में लगता है कि आर्टिकल 74 एक तो हटा दो, फिर शक्ति समझ में आएंगी या मैं नियुक्त करूँगा किसी को बैठाऊँगा। फिर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं कि मतलब युद्ध की घोषणा, मतलब ये लिखा है युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, शांति की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। अब युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति जी थोड़ा ना करेंगे, वही बात है। फिर 74 एक ध्यान रखना है बारे में कि कहीं किसी से युद्ध होना है तो उस पर एंड में साइन करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि भाई हाँ ठीक है चीन से युद्ध हो रहा है, उस पर राष्ट्रपति और हम अपनी सेना यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, ऑफिशियल युद्ध हो रहा है, राष्ट्रपति जी के साइन, बस सिर्फ एंड में साइन ध्यान रखना, वो साइन है, उस पर लिखा जाएगा कि राष्ट्रपति के समाधान से युद्ध हो रहा है, यानी कोई भी काम हो रहा है नाम लेगा इनका और काम कोई और कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान है, युद्ध की घोषणा हो रही होगी तो राष्ट्रपति जी करवा रहे हैं, शांति जब होगी युद्ध समाप्त होगा शांति घोषणा करी जाएगी, ठीक है। अब हमारा उनसे युद्ध समाप्त हुआ कि हमारे सैनिकों ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, वहाँ पे युद्ध लड़ा और इतने सैनिक की क्षति हुई, इसके लिए शोक प्रकट करते हैं, ऐसा कुछ होगा, वो सब बोले। वो बाद में सब कुछ लिखा जाएगा, परामर्श सलाह एक पर फिर से एक पन्ना आएगा, उसके नीचे सब कुछ लिखा होगा आराम से और ये साइन पड़ जाएंगे राष्ट्रपति जी के। ये काम है उनका, युद्ध की घोषणा करना, शांति घोषणा करना। राष्ट्रपति के पास कुछ कूटनीतिक डिप्लोमेटिक पावर्स भी है, कूटनीतिक शक्तियाँ यानी कि डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है, ऐसे बात करना किसी से विदेश, मतलब जो विदेश का कोई व्यक्ति आ गया उससे कुछ बात करना, या विदेश में जाने वाले जब विदेश राष्ट्रपति जी विदेश की यात्रा करते हैं तब उनसे कुछ बात करना, वो सब डिप्लोमेटिक पावर्स थोड़ी बहुत है उनके पास। लेकिन वही बात है फिर लेकिन सलाह, फिर से सलाह, ये लेकिन बढ़ ध्यान रखना, लेकिन सलाह पे आपको क्या बोलना है, दूसरे देश में जाके आप विदेश में जो राष्ट्रपति जी जा रहे हैं यात्रा के लिए जाते हैं तो आप जब बात करेंगे तो उसमें क्या क्या बातें होंगी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति चलेगा अपनी मर्जी से कुछ बातें करिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री की मतलब मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह होगी कि आपको वहाँ जाके ऐसा ऐसा बोलना है, इस टॉपिक बात, और ऐसे अगर इस सेट की कुछ बात पूछ ली जाए तो आप उसमें मौन धारण कर लेंगे, चुप रहेंगे। अगर इंडियन टॉपिक को छोड़ के या फिर कुछ वहाँ फिर उनके संग में एक ठीक से कम मतलब बहुत सारे लोग भी जाते हैं प्रेसिडेंट के संग में, वो भी बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, तो वो सब चीज़ चलती रहती है। लेकिन ये सब समझ रहे हैं, शक्तियाँ बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए तो आर्टिकल 74 को डिस्क्लेमर जो लगाया था मैंने पहले, इसको हटाया जाए तब। अब विधायी शक्ति देख लेते हैं, अच्छी है ये भी बहुत सारी शक्तियाँ, लेकिन इसमें वही बातचीत एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, 74 एक ध्यान रखना है। और ये आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन हम समझ लेते हैं अब विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स देख लेते हैं राष्ट्रपति की, वो क्या है। तो आर्टिकल 79 में क्या बता रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद के अंग होंगे, ठीक है। हमने संसद को देखा ना 3 बार में कि एक तो लोकसभा है, राज्यसभा है और उसी में एक तीसरा अंग क्या बना दिया, राष्ट्रपति, यानी कि एक विधायी शक्ति उनकी होगी, आप मतलब संसद के एक अंग माने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या राष्ट्रपति के आर्टिकल 85 का कहता है, आर्टिकल 85 कि आप संसद का जो सत्र चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा है, आप उसको बुला सकते हैं, आपकी एक शक्ति है।
आप हमारा सत्र आहूत का मतलब सत्र आहूत करना मतलब सत्र बुलाना, या लिख लेना बुलाना, ठीक है। सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति करना। तो आप मतलब सत्र को बुला सकते हैं, आप सत्र की समाप्ति कर सकते हैं, आपके पास ये शक्ति है। संयुक्त बैठक मतलब दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बैठा सकते हैं। एक तो लोकसभा अलग बैठक चल रही है, फिर बिल उधर पहुंचा इधर पहुंचा, लेकिन आप दोनों की संयुक्त बैठक कर लेंगे, एक बार में बात करेंगे दोनों सदनों से कि हाँ आप बताओ, दोनों लोगों से एक ही सदन में बैठक करके बात हो रही है। तो ये जो संयुक्त बैठक है इसका आर्टिकल ध्यान रखना 108, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि एक राष्ट्रपति के ये पावर राष्ट्रपति के हाथ में है कि राष्ट्रपति के हाथ में आर्टिकल 108 में ऐसा लिख रखा है। तो आर्टिकल 108 के तहत या आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, शक्ति होती है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं। इसे ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, यानी दोनों सदन एक साथ बैठ जाएंगे। मतलब जब आम चुनाव होते हैं ना, इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, पीएम जिसमें चुने जाते हैं, तो उस इलेक्शन में जब इलेक्शन का सत्र चालू होता है, इलेक्शन की आम चुनाव हुआ है, तो आम चुनाव के बाद भी एक संयुक्त बैठक चलाई जाती है। आर्टिकल 87 के जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 87 के तहत वो भी उस टाइम भी संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 87 के साथ भी संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त मतलब ज्वाइंट सिटिंग होती है। आर्टिकल 108 के तहत तो ये होते हैं राष्ट्रपति जी बुलाते हैं बीच में, कभी उनको कोई विशेष लगता है कि भाई यहाँ पे संयुक्त बुलाना, लेकिन जब आम चुनाव हो जाते हैं तो आम चुनाव के बाद आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति जी वहाँ पे भाषण देते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। जो संसद के सत्र होता है ना, सब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, अब कि एक नया इलेक्शन हुआ है, अब लोकसभा फिर से चालू होगी, एक लोकसभा फिर से चालू होगी, तो उसमें सत्र चलेगा, पुरानी लोकसभा भंग कर दी जाएगी, अब नई चुनाव हुआ है तो उसके बाद नई लोकसभा चालू होगी। तो हम उसको लोकसभा को एक अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुलाते, दोनों सदनों को बुलाते हैं कि ठीक है अब एक नई सरकार बनी है, अब नई सरकार से काम होगा, तो दोनों सदनों आओ बैठो, और राष्ट्रपति जी अभिभाषण देते हैं। उसके बाद जो बहुमत वाली पार्टी होती है, जो बहुमत से जीत के आती है, उसको धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। वो हम आगे संसद जब पढ़ेंगे, संसद में भी थोड़ा देख लेंगे, लेकिन हल्का हल्का मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि जब सरकार नई चुन के आती है तो उस चुनने से पहले संसद का जो भी सत्र पहले होगा, ठीक है, उस टाइम जो सत्र का सत्र चालू होने वाला हो, उस सत्र से पहले एक संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 87 के तहत, और उस अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं दोनों सदनों को कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जब कुछ हुआ, और वो भाषण कौन तैयार करता है, आर्टिकल 74 ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करेंगे, वो इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति का भाषण लिखा जाएगा, आपको ये बोलना है। और फिर जब भाषण हो जाएगा, अभिभाषण बोलते हैं, तो जो भाषण हो जाएगा उनका राष्ट्रपति जी का, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि राष्ट्रपति जी ने इतना बढ़िया भाषण दिया, हम धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। तो उसी में जो बहुमत की पार्टी जो जीत के आई होती है, जैसे इस टाइम बीजेपी जीत के आई थी, मतलब जैसे भी गठबंधन बनाया, लेकिन बहुमत अपना साबित कर रही है बीजेपी, तो एनडीए सरकार इस बार एनडीए, पहले तो बीजेपी चली, तो एनडीए सरकार ने बहुमत जो अभी साबित किया, तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। उससे भी साबित होता है कि आप बहुमत में हैं। अगर धन्यवाद प्रस्ताव आपका पारित नहीं हुआ तो उस टाइम आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा होता है कि दोनों प्रकार से पारित, लेकिन राज्यसभा में अगर पारित ना भी हो अगर धन्यवाद प्रस्ताव, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के प्रति जो सरकार जो आती है वो उत्तरदायी नहीं होती चुन के, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर आपका धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा उनको, मंत्रिपरिषद को, यानी प्रधान है मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री, और उनके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि आपको धन्यवाद प्रस्ताव अभी पारित नहीं हो पा रहा, तो आप बात के जो नियम कानून लेके आएंगे वो कैसे पारित करवा पाएंगे, ठीक है। और अगर राज्यसभा में किसी कारणवश पारित नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो आपको त्यागपत्र देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, आप लोकसभा के चुनाव से जीत के आए, आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे कई स्टेटमेंट बना के पूछ लिए जाते हैं, कहाँ पर उत्तरदायी है, कहाँ पर उत्तरदायी नहीं है। तो राष्ट्रपति जी अभिभाषण देते हैं आर्टिकल 87 के तहत, तो वो अलग बात है, लेकिन 108 के तहत मतलब 87 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, मतलब सकते नहीं, मतलब बुलाते ही हर आम चुनाव जब होते हैं तो उसके बाद एक संयुक्त बैठक होती है, और नई सरकार बनने से पहले दोनों सदनों को बैठ के बात करते हैं, हम बता चुके हैं। लेकिन 108 के तहत क्या पावर है कि बीच में भी कभी आप बुला सकते हैं, तो अभी तक 3 बार ऐसा बुलाया जा चुका है 1950 के बाद, 1950 से लेकर अभी तक 3 बार ऐसे बुलाया जाता है कि एक बार दहेज प्रथा के बिल को पास कराने के लिए, और बैंकिंग अधिनियम का एक बिल पास कराने के लिए, और पोर्टा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो उसको पारित कराने के लिए, ये तीन जो बिल पारित कराने के लिए अलग अलग टाइम पे संयुक्त बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। यानी कौन से, दहेज अधिनियम का जो बिल पास कराने के लिए, उसको पास कराने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। बैंकिंग अधिनियम का एक बिल था, उसको पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और पोर्टा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसको पास कराने के लिए दोनों बैठ के एक साथ सही मतलब बुलाई। तो अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है, यानी क्वेश्चन बने कि अब तक संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है, तो वो 3 बार अभी तक बुलाई जा चुकी है। मतलब वो संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 87 के तहत मैंने बताई, वो तो हर बार जब चुनाव होते हैं, हर चुनाव के बाद होती है बैठक, ठीक है, तब तो होती है। लेकिन जो बुलाना 108 के तहत बुला सकते हैं, तो वो अभी तक 3 ही बार बुलाई गई है, ठीक है। तो कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है तो ये ध्यान रखना, 3 बार कौन कौन से, दहेज के केस में, बैंकिंग अधिनियम वाला, उसके बिल पास कराने के लिए,
और कोटा वाला, ठीक है। और राष्ट्रपति की एक शक्ति, विधायी शक्ति क्या है कि राज्यसभा में आप 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। हमने बात करी थी ना पीछे, तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और वो किन किन पे, जैसे एक आपको कला के क्षेत्र में हो, फिर विज्ञान के क्षेत्र में, और समाज सेवा के, सामाजिक विज्ञान, इनके क्षेत्र में अगर है, सोशल स्टडीज़ है ना, और साइंस या और फिर लिटरेचर और आर्ट, ठीक। तो इनके क्षेत्र में, इन 4 क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अगर अग्रणी है और कोई उसमें महान है, उसमें आपको लगता है, तो आप 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति, फिर वही बात, ध्यान, हर बात में वही ध्यान रख लेना, ठीक है, कि राष्ट्रपति जी मनोनीत कर रहे हैं किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया 12 लोग ही अच्छे लग रहे हैं, लाओ इनको राज्यसभा में बैठा दें। वो कौन बताएंगे? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद बैठाएंगे हर बार। मतलब वही डिस्क्लेमर ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि इसमें आपको पीछे राजनीति, पॉलिटिक्स यहाँ ही पता चलेगी। पॉलिटिक्स राष्ट्रपति चुन, राष्ट्रपति के पास शक्ति है, लेकिन पॉलिटिक्स चलेगी वहाँ पर। या तो पॉलिटिक्स चल रही है, ईमानदारी जो भी अब बात होगी, लेकिन पॉलिटिक्स का एक मतलब निकल के आता है, एक सच पता चलता है कि वहाँ से किसी से बात हो गई, ठीक है, हम आपको चुनवा के राज्यसभा में बैठा देंगे, और बैठलवा रहे हैं, और राष्ट्रपति जी उसको बैठा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी की यहाँ खुद की स्वेच्छा नहीं है कि 12 लोग मुझे बहुत मन से बहुत पसंद है। और मन से पसंद का मतलब इन 4 क्षेत्रों में उनके अच्छे काम है, इन 4 क्षेत्रों में किसी में, और मुझे मन से पसंद है, मैं चाहूँगा इनको बैठा दो, तो उनकी स्वेच्छा नहीं है। वो राष्ट्रपति आर्टिकल 74 क्या परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 74 हमेशा ध्यान रखना। 2 एंग्लो इंडियन चुन सकते थे, बात करिए ना, 543 सीट बची, पहले 545 थी, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते थे। एंग्लो इंडियन कौन है वो बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार तो कि जिनका कोई पितृसत्ता, मतलब पितृ वाला वो या मूलक, वो यूरोपीय हो लेकिन भारत का नागरिक हो, मतलब वो यूरोपीय हो। अगर जो व्यक्ति जिसका पितृ, मतलब उसका पेरेंटल कोई यूरोपीय हो और वो भारत का नागरिक हो, अगर भारत का नागरिक हो जाए तो फिर उसकी कोई भी संतान वगैरह होगी, भारत का नागरिक हो जाए, तो वो सब एंग्लो इंडियन होंगे। तो एंग्लो इंडियन हमने इसलिए इसको राइट से ठीक रखा, क्योंकि अब ये 104 में, इसको बस इसलिए ध्यान रखना है। वैसे तो अब राष्ट्रपति की शक्ति बची नहीं, क्योंकि हटा दिया गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन वाली जो पावर्स थी, वो 2 लोग मनोनीत कर सकते थे, 2 एंग्लो इंडियन वो मनोनीत कर सकते थे, और वो भी अनिवार्य नहीं है ऐसा, लेकिन अमूमन कर ही देते थे। जैसे अनिवार्य नहीं कि आपको करना ही करना है, जब अभी तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ तो हटा दिया गया, लेकिन जब भी ये नहीं भी लगे हुए भी था 104वां संविधान संशोधन पहले भी अनिवार्य नहीं था कि आपको चुनाव करना है, तो उस टाइम कैसे क्या है, लेकिन अमूमन चुन लेते थे। जैसे हमने बताया ना कि अधिकतम सीमा पुनर्निर्वाचन की राष्ट्रपति की कितनी भी है, एक बार बन जाओ राष्ट्रपति, फिर से बन जाओ भारत में, फिर से बन जाओ, तीसरी चौथी बार, कितनी बार बन सकते हो। अधिकतम सीमा भी कोई डिसाइड नहीं है कि आप अधिकतम 3 ही बार बन सकते हो। लेकिन अब ये ट्रेंड चल गया कि जो जनरली एक बार राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद अगली बार वो बनता नहीं है, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद के केस में क्या था, वो 2 बार बन गए, लेकिन अगली बार फिर उन्हें ही सोचा था, तीसरी बार अपने आप ही पद खींच लिया कि ठीक है चलो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वरना फिर वाला विवाद हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ना, तो ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए। 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, ये अब लिखने की जरूरत बची नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, इसलिए लिख रहे हैं हम 104वां कि क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया। इसलिए हमें बस याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जब बहुत पुराना हो जाएगा तो ये बात गायब हो जाएगी, अब शक्ति बचेगी नहीं ऐसी। एक विधायी शक्ति में जो इंपॉर्टेंट शक्ति थोड़ी है पढ़ने लायक, वो क्या है, वो लगती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है लिखित तौर पर, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, वो आर्टिकल डिस्क्लेमर काम कर रहा है। 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल 123 और ये राज्य में 213 हो जाता है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, और राज्यपाल में वही सब काम कौन, सीएम करेंगे, और यहाँ पीएम, ठीक है, राष्ट्रपति जी। तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की एक शक्ति है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, 123 के तहत। आर्टिकल 1, 2, 3 क्या हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये अध्यादेश क्या हम समझते हैं, लेकिन ये बात फिर से समझो कि अध्यादेश जारी कौन करेगा। मतलब एक अध्यादेश का मतलब कानून, पहले चलो पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं कि संसद का सत्र अगर ना चल रहा हो, संसद फिर ध्यान रखना राज्यसभा और लोकसभा कि अगर, और इनमें से कोई एक भी, दोनों की बात नहीं है, मतलब दोनों ना चल रहे हैं तो अलग बात है, दोनों ना चल रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक भी नहीं चल रहा, मतलब राज्यसभा नहीं चल रही है, लोकसभा चल रहा है खाली सत्र, एक नहीं चल रहा, या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है या राज्यसभा का चल रहा है, सत्र का मतलब वो इस टाइम चल रही है, जैसे हम बात करिए बजट मानसून ये सब, इसमें कुछ सत्र चल रहा हो, या किसी प्रकार से राज्यसभा बंद है, या किसी प्रकार से लोकसभा नहीं चल रही हो, तो अगर ये इस संसद का सत्र ना चल रहा हो, किसी एक का भी ना चल रहा हो, दोनों का ना चल रहा हो तो अलग बात है ही है, लेकिन अगर किसी एक का भी ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करा जा सकता है। अध्यादेश एक तरीका से कानून हो सकता है, मतलब जैसे क्या कि अभी सत्र चल रहा है
तो भैया आप कानून सत्र में लेके आओ, यहाँ पास करवाओ, जैसा वो कानून है उसके हिसाब से उसके बहुमत से पास कराओ। साधारण बहुमत वाला तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत वाला तो विशेष बहुमत, वो चीज़ देखी जाएगी किस उसके मतलब उसकी कैटेगरी के हिसाब से। तो आप सत्र चल रहा है तो सत्र में लेके आओ, इसमें पास कराओ, दूसरे सत्र में पास कराओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन हमें कानून, अभी हमारी स्थिति इमरजेंसी आ गई, हमें वो कानून बनाना है, कार्रवाई हमें फटाफट करनी है, तो अभी सत्र नहीं चल रहा है, आप क्या करें, सत्र का वेट थोड़ा ना करेंगे, लेकिन हमें जल्दी करना है, तो फटाफट अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। तो उस अध्यादेश से वो कानून पारित हो जाता है, कानून लागू हो जाता है उस एरिया में, जिस एरिया में लगाना है, या फिर पूरे भारत में तो पूरे भारत में लगाना है, ठीक है। तो उस एरिया में ऑर्डिनेंस आ जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब सत्र ना चल रहा हो और इमरजेंसी हो किसी भी विशेष कार्रवाई करने के लिए, तब आप अध्यादेश लगा सकते हैं, तो अध्यादेश बोलते हैं। यानी कि और फिर क्या है, जब वो सत्र मतलब आपने कर दिया कि अभी सत्र नहीं चल रहा था और अब आप अध्यादेश बीच में ले आए, लेकिन वो अध्यादेश तब तक वैलिड, कब तक वैलिड रहेगा, ये जैसे ही सत्र चालू होगा, अब सत्र चालू होने वाला है, जैसे होगा, तो जब सत्र चालू होने वाला है उस दिन की तिथि से लेकर 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक आपको फटाफट वो बिल पारित करा लेना, वो जो आप बिल लेके आए उसको एक्ट बना लेना, कानून बनवा लेना। यानी कि आपने जो प्रस्ताव आपने कहा कि अभी तो सत्र नहीं चल रहा है, लाओ अभी राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी कर दिया आर्टिकल 1 से, ठीक है चलो ऑर्डिनेंस लागू, इस एरिया में कानून लागू हो जाएगा, पूरे भारत में कानून लागू हो जाएगा। लेकिन अब सत्र चालू हो गया, तो सत्र चालू हो गया तो फटाफट 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको वो पास करा लेना चाहिए बहुमत, उसकी कैटेगरी के बहुमत के हिसाब से। अगर पारित नहीं करा पाए तो वो बिल रद्द हो जाएगा, ठीक है, रद्द माना जाएगा, यानी कानून हट जाएगा वहाँ से। और अगर पारित करा लिया तो फिर वो स्थायी कानून बन जाएगा, परमानेंट कानून बन जाएगा वहाँ आपके लिए, या जितनी अवधि के लिए वहाँ लागू करा गया उतनी अवधि के लिए वो चल जाएगा। ये बात समझ आ रहा है। यानी क्या, तो सत्र प्रारंभ से 6 सप्ताह तक मान्य, यानी कि 6 सप्ताह तक तो मान्य रहेगा, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर आपको पारित करा लिया तो कानून क्या होगा, स्थायी बन जाएगा। और पारित नहीं करा पाए 6 सप्ताह के अंदर उसको दोनों सदनों से, ठीक है, पारित नहीं करा पाए तो जैसी उसकी वो कैटेगरी होगी, तब क्या होगा, वो रद्द हो जाएगा। और ये चीज़ एक ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम अवधि, संभावित अवधि क्या है, कि मतलब एक जो अध्यादेश है वो मैक्सिमम कब तक लागू रह सकता है। जैसे आपने बताया, हमने एक बात करी कि यहाँ पर अगर 6 सप्ताह तक तो वो है ही है कि संसद का सत्र चालू हो गया, लेकिन यहाँ पर समझ लो, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ट्रिकी थोड़ा सा ये है कि जैसे मान लिया एक सत्र ये सत्र है, एक सत्र ये हमने देखा बजट और शीत का सत्र है, तो हमने मान लिया कि इस सत्र के बीच में अगर यहाँ लाया गया, यहाँ पे अध्यादेश लाया गया, ऑर्डिनेंस यहाँ पे आया, ठीक है, ये बजट सेशन है, ये मानसून और ये विंटर सेशन, तो यहाँ पे लाया, तो इतनी अभी टाइम बचा हुआ है सत्र चालू होने में, ये वाला अब मानसून सत्र चालू होने वाला था मान लो, जैसे अभी तो इस टाइम विंटर सेशन चालू होने वाला है, लेकिन हमने मान रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही ये सत्र चालू होगा इसकी तिथि, तो इस तिथि के तुरंत 6 सप्ताह बाद, यानी कि 6 वीक के अंदर अंदर आपको पारित कराना, यानी कि आपको इतना टाइम ये मिला प्लस 6 सप्ताह और मिले। अब जितना टाइम भी हो, ये मान लो 20 दिन है, 20 दिन बाद नया सत्र चालू होने वाला। आज आप ऑर्डिनेंस लेके आए, लेकिन आज सत्र नहीं चल रहा, आपकी मर्जी है और ये अभी कार्रवाई फटाफट करनी है, अगला सत्र चालू होने में 20 दिन है, तो 20 दिन तो आपको वो मिल जाएंगे, यानी कि ऑर्डिनेंस, और प्लस 6 सप्ताह और मिल सकते हैं, मतलब ऐसे वाली बात है, प्लस 6 सप्ताह और मिल सकते हैं। यानी कि एक अवधि ये हो सकती है कि ऑर्डिनेंस कितने लंबे तक टाला जा सकता है, 20 दिन प्लस 6 सप्ताह। लेकिन क्या पता 20 दिन अगर बचे हों, अगर यहाँ 30 दिन बच रहे हों कि अगला सत्र चालू होने में 30 दिन है अभी, तो 30 दिन प्लस 6 सप्ताह हो जाएगा। और मान लिया अगला सप्ताह चालू होने में भी 40 दिन है, तो अगला 40 दिन प्लस 6 सप्ताह हो जाएगा, ऐसे चलता रहा। तो ये कब तक, ऐसे मैक्सिमम जो अवधि हो सकती है एक ऑर्डिनेंस कब तक लगा रह सकता है, मैक्सिमम अवधि क्या हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की, तो वो इसका समझना ये चीज़ है कि यानी कि हम पढ़ चुके हैं 2 सत्र, यानी कि संसद के 2 सत्रों का गैप 6 महीने से ज़्यादा ना हो। यानी कि आप सोच रहे कि अभी बजट सेशन चल रहा है, मान लिया मानसून सेशन हम जो जुलाई अगस्त में लगता है, जुलाई अगस्त में नहीं, अभी हटा देना, बाद में लगाएंगे किसी कारण में, सत्र भी चालू नहीं है, कोई सहमति नहीं बन पाई, लोग नहीं बन, सत्र चालू नहीं हो पा रहा, तो ध्यान रखना कि ये जो गैप है 6 माह से ज़्यादा ना हो। दूसरे मतलब एक सत्र जब खत्म हुआ, तो एक सत्र जो खत्म हुआ बजट सेशन वाला, तो अगला सत्र चालू होने में 6 महीने का मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर 6 महीना जैसे होगा उसके भीतर आपको दूसरा सत्र चालू करना पड़ेगा। जबकि ये फरवरी मार्च का है, ठीक, फरवरी मार्च में सत्र लगता है, फिर जुलाई अगस्त में वो लगता है, ठीक है, यानी कि तीसरा वाला महीना हो गया और जुलाई वाला 7वां महीना हो गया, ठीक, ठीक है, हाँ, जुलाई 7 में तो होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 7वां जुलाई वाला हुआ, और फिर ये जुलाई अगस्त में लगेगा, तो 3 और ये 4 महीने गैप हुआ, मतलब फरवरी मार्च में बजट सेशन चल रहा है और जुलाई अगस्त में ये वाला सेशन चलेगा मानसून सेशन, तो यह 4 महीने का गैप हुआ। लेकिन मैक्सिमम अभी तो 4 महीने का लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको जुलाई में चालू नहीं करना, थोड़ा आगे चालू करना है, तो मैक्सिमम आप 6 महीने तक टाल सकते हो दूसरा सेशन चालू होने के लिए, उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर लगाना पड़ेगा, यानी कि एक साल में आपको 2 को तो करने ही पड़ेंगे, 2 सत्र तो लागू करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कि 2 महीने, मतलब ऐसे एक सत्र लगाया, साल के शुरू में एक सत्र लगाया, फिर 6 महीना गैप,
फिर एक सत्र लगाया, फिर 6 महीने गैप, तो ऐसा हो सकता है। और वो सत्र की अवधि कितनी हो सकती है कि सत्र भंग कर दिया गया तो 1-2 दिन भी चल सकता है। तो आप ध्यान रखना कि इसकी मैक्सिमम अवधि क्या हो सकती है, कब तक चल सकता है। यानी कि एक सत्र चला, सत्र भी ये सत्र हट गया है, तो अब अगला सत्र चालू होने में मैक्सिमम टाइम 6 महीना है मान लिया। यानी कि जैसे ही ये सत्र खत्म हुआ मान लो, और अब हमें एक ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़, हमें एक कानून की जरूरत पड़ गई, लेकिन अब तो सत्र तो चल नहीं रहा है, और अगला बार सत्र हम देख रहे हैं कोई ऐसी महामारी फैली, लग भी नहीं सकता। जैसे कोविड के टाइम में हमने ऑर्डिनेंस जारी करे थे बहुत सारे, क्योंकि इकट्ठे ही हो सकते थे, सब लोग इकट्ठे एक साथ बैठ नहीं सकते थे कोविड के टाइम में, तो बैठ नहीं सकते, तो सत्र चल ही नहीं रहा था। तो क्या करें, अब कानून तो लागू करना है कई जगह, तो ऑर्डिनेंस लाए गए, तो ऐसे देखा था। तो मान लिया हमने 6 महीने का टाइम ये है, और 6 महीने के बाद एक सेशन चालू करना ही है, हमें ध्यान रखना। अगर 6 महीने तक ही रोक सकते हैं तो 6 महीना ये मिल गया, और अगला जो सेशन 6 महीने तक मिल सकता है, एक मैक्सिमम 6 महीने रोक सकते हैं, मतलब बीच में तो 4 महीने के बाद चालू हो ही जाता है सत्र, ठीक है, या 3 महीने के बाद कर लिया, या 4.5 महीने के बाद कर लिया, वो तो कर लिया, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के हो जाए उसके बाद तो आपको चालू करना ही पड़ेगा। तो ये सत्र हो जाएगा। तो अगला वाला सत्र जब चालू होने वाला है, तो अगला वाला सत्र जब चालू होने वाला है उसको 6 सप्ताह और मिल जाएंगे, यानी 6 महीने आपको ये मिल गए मैक्सिमम, और 6 सप्ताह यहाँ पर और मिल जाएंगे, क्योंकि इस 6 सप्ताह के अंदर आपको वो पारित कराना है। तो 6 महीना 6 सप्ताह मैक्सिमम अवधि है किसी अध्यादेश की कानून वो वैलिड रहने की, उसके बाद आपको पारित कराना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लगभग 7.5 महीने बोलते हैं। यानी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक अध्यादेश की मैक्सिमम संभावित अवधि क्या है, संभावित, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे ही हो, तो संभावित कब कितना लंबा उसको रोका जा सकता है, तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, या तो ऐसे लिखा होगा तो 6 महीने 6 सप्ताह वाला ज़्यादा सही है। अगर ये 6 महीने 6 सप्ताह ना लिखा हो तो 7.5 महीने लिखा होगा, तो 7.5 महीने भी लगा दिया, लगभग वही 7.5 महीने माने जाएंगे, ठीक है। तो 7.5 महीना ये ऐसे टिक लगा देना। बाकी इस अध्यादेश की आलोचना करी जाती है कि भाई शक्ति पृथक्करण है, कि भाई न्यायपालिका की एक शक्ति अलग है, कार्यपालिका की शक्ति अलग है, और जो विधायिका की शक्ति एक अलग है। तो उस शक्ति पृथक्करण जो आपने कर रखा है उसके विरुद्ध है ये कार्यपालिका काम है भाई, मतलब जो विधायिका जो कानून पारित करना है वो संसद में जाएगा, वहाँ पारित होगा, आप अपनी मर्जी से ऐसे कैसे पारित कर सकते हैं, ठीक है। कार्यपालिका से ये विधायिका का काम है, तो कार्यपालिका इसको कैसे कर सकती है, तो शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध बता दिया कि आपने तो अपनी मर्जी से कानून बना दी, जबकि कानून तो ऐसे पारित नहीं होता है। तो कुछ लोग आलोचना के तौर पर इसकी आलोचना करते हैं कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, ठीक। और ये कहते हैं तानाशाही को ले जा सकता है, यानी कि कोई भी चाहे प्रधानमंत्री, वो मतलब राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की सलाह पे काम कर रहा है ना, तो कोई भी प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी ऑर्डिनेंस निकलवा सकते हैं जब सत्र ना चल रहा हो। चाहे सत्र खत्म हुआ तो आपने फटाफट ऑर्डिनेंस निकलवा दिया उतनी देर के लिए, तो ये तानाशाही की ओर ले जा सकता है अध्यादेश की पावर जो दी गई है। और इसका दुरुपयोग भी करते हैं राजनीतिक कारणों से या चुनाव में लाभ पाने के लिए। फटाफट अभी चुनाव का सत्र नहीं चल रहा है इस टाइम, तो फटाफट एक कानून लगा दिया, ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया, और चुनाव में जनता को लाभ देने के लिए, अपना वोट पाने के लिए लाभ दे दिया, जनता को लुभावनित कर दिया, जनता खुश, अरे हमारे लिए हमारे पक्ष में ये कानून बना दिया गया, वाह भाई, लेकिन वो ऑर्डिनेंस लाया गया है, अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। तो एक चीज़ ये भी है, इसके हिसाब से आलोचना करी जाती है। फिर अगर इनके अध्यादेश की, अगर ये अध्यादेश की आलोचना है, और अध्यादेश की अगर महत्व की या पक्ष की बात करें तो बता दें कि अध्यादेश आपवादिक परिस्थितियों में, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तो उस परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हमें इस टाइम विशेष कोई कानून चाहिए, लेकिन सत्र नहीं चल रहा है और परिस्थिति बहुत इमरजेंसी वाली है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल का कोविड वाला जो लिखा है, कोविड महामारी आई, उस टाइम सत्र चल नहीं रहा, तो इमरजेंसी उस टाइम कानून लगाने के लिए बहुत सारी, कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये सब बहुत सारे कानून इस टाइम में ऐसा करना चाहिए। डीएम को अलग स्पेशल पावर दे दी गई, डीएम को कि भाई आपको इतनी सारी स्पेशल पावर्स हैं, ये सब आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, वैसा भी काम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें सब कानून बना के सब हो रहा था, और कानून में लिखी हुई भी थी, कुछ कानून में बदलाव भी हो रहे थे फटाफट उस टाइम चीज़ों में, क्योंकि ऐसी कंडीशन आज तक पहले कभी देखी नहीं गई थी। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑर्डिनेंस इसलिए ज़रूरी भी है, तो ऑर्डिनेंस सिस्टम जरूरी है। बाकी अगर जो दुरुपयोग की बात कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होता है, भैया कि जो पावर में होती है सरकार उसका दुरुपयोग करती है, उसका कि कभी भी अध्यादेश ले आती है, तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी है कि न्यायपालिका कहती है कि न्यायपालिका ने विभिन्न केसेस किया, जैसे आरसी कूपर केस हुआ 1970 में, AK रॉय केस हुआ 1982 में। इन दोनों में न्यायपालिका ने क्या कह दिया कि न्यायपालिका ने कहा कि जो अध्यादेश की शक्ति जो राष्ट्रपति को मिली हुई है वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि जो न्यायालय है उसको देख सकता है। अगर वो असंवैधानिक निकला कि जो आप अध्यादेश ले आए हो, अपनी पावर से आपको शक्ति मिली है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, इसके तहत जो आप अध्यादेश ले आए हो ना, अगर वो असंवैधानिक निकला तो उस अध्यादेश को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आरसी कूपर केस और AK रॉय केस में कह चुकी न्यायपालिका। अगर आपको लग रहा है दुरुपयोग कर रहा है, तो भैया जो आलोचना में जो कहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है इसका, अध्यादेश का अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो न्यायपालिका बैठी है, न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी अगर वास्तव में उसको दुरुपयोग किया गया है। ये एक केस में, और DC वादवा केस हुआ 1986 में, उसमें ये भी कह दिया अगर किसी नागरिक को भी लग सकता है, जो भाई लग रहा है कि जो अध्यादेश है उसका दुरुपयोग हुआ है, और किसी नागरिक को लग रहा है कि भाई यहाँ पर ठीक नहीं है, तो नागरिक का ये कर्तव्य है
कि भाई आप चुनौती दें उसको, न्यायालय में चुनौती देंगे तो उसको रद्द कर दिया जाएगा अगर वह संवैधानिक करार निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इतने हम अभी पढ़ ले रहे हैं। आगे वाली क्लास में हम लोग क्या समझेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देखेंगे, 3-4 प्रकार की वीटो होती है, नित्यांतिका, फिर देखेंगे 4 प्रकार की वीटो शक्ति जिसमें एक जेवी वीटो हम देखेंगे। तो वीटो शक्ति, उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, फिर राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति हैं वो देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की थोड़ी स्थिति समझेंगे, इंग्लैंड के जो हेड ऑफ स्टेट है उससे तुलना कर लेंगे एक बार, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन उससे ही पूछा जाता है तो वो समझ लेंगे जल्दी जल्दी, और ये आप लोग लिख लेना अपने तौर पर। अब अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद इतना समझने के तौर पर, धन्यवाद।